हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। वेलकम टू द मनीष लॉ क्लासेस। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो चैप्टर 3 बात करते हैं इंडियन टैक्सेशन लॉ। और आज का हमारा टॉपिक है डिडक्शन और एग्जेम्पशन। जैसा कि आप सबको पता है कि इंडियन टैक्सेशन लॉ का जो सीरीज हमने स्टार्ट किया है, इसका आज चौथा वीडियो ऐसा है जहां चैप्टर 3 तक हम पहुंचे हैं। पहला चैप्टर जो था, पहला जो वीडियो था, उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि इंडियन टैक्सेशन सिस्टम का क्या क्या प्रारूप है, क्या ओवरव्यू है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बहुत तरह से ऐसे टैक्सेशन है जो हमारे इंडिया में है, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इनकम टैक्स है, जीएसटी है, कॉर्पोरेट है, इंटरनेशनल है, ऐसे बहुत तरह के टैक्सेशन है। और उन सब को मर्ज करके आपके सामने एक समरी वे में लाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ 10 से 15 वीडियो के अंदर। और इसी के थ्रू जो सीरीज में चैप्टर 1, चैप्टर 2 में मैंने आपको इनकम टैक्स रिलेटेड बहुत सारे ऐसे जानकारी दी है। और आज हम चैप्टर 3 के माध्यम से इनकम टैक्स के ही थ्रू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो डिडक्शन और एग्जम्पशन एज अ टैक्स पेयर के रूप में आपको समझाने जा रहा हूं। ये जो चैप्टर है डिडक्शन और एग्जम्पशन, ये टैक्स पेयर की नजर से बहुत ही बेनिफिट होता है, बहुत ही फायदेमंद चैप्टर है। इसलिए इस वीडियो के साथ बने रहें और समझते रहें। देखिए, चैप्टर 3 इंडियन टैक्सेशन लॉ। आज हम टॉपिक है मेरा डिडक्शन और एग्जेम्पशन, मतलब आपका जो इनकम होगा, गवर्नमेंट जो आपके इनकम के ऊपर टैक्स लेगी, जो आपकी लायबिलिटी बनती है टैक्स में, उसमें क्या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसी डिडक्शन या एग्जेम्पशन है जो आपको रियायत दे कि आपका जो टैक्स लायबिलिटी का बर्डन है वो क्या कम हो सके। तो ऐसा है, और उसी को हम डिडक्शन और एग्जेम्पशन का रूप देते हैं। डिडक्शन का मतलब होता है कि टैक्स लायबिलिटी में से आपके टैक्स को कम करना, और एग्जेम्पशन का मतलब होता है जो इनकम आप अर्न करते हो वो फुली एग्जेम्प्ट करना, मतलब उसके ऊपर टैक्स इंपोज ही ना करना। तो दो रूप है। डिडक्शन का मतलब टैक्स लायबिलिटी में से आपका टैक्स को बर्डन कम करना, और एग्जेम्पशन का मतलब होता है जो आप इनकम अर्न करते हो उसको एग्जेम्प्ट कर देना, मतलब उसको टैक्स लायबिलिटी के दायरे में लाना ही नहीं है। ये दो पार्ट है, और इसी को हम समझेंगे कि अंडर किस किस सेक्शन के थ्रू क्या डिडक्शन है और क्या एग्जेम्पशन है। तो देखिए, डिडक्शन जो टोटल इनकम टैक्स में माना गया है वो 80C से लेकर 80U। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, या टैक्स प्रोफेशनल हैं, या चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या एडवोकेट है, अगर इस फील्ड से आप जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि एज अ टैक्स पेयर आपको 80C से लेकर 80U तक जो इतने वास्ट डिडक्शन की सेक्शन है वो लर्न नहीं होंगे, मैक्सिमम एक या दो। लेकिन इसके अंदर कितने सारी बेनिफिट है, कितने सारी क्राइटेरिया है, वो आज हम आपको समझाएंगे। देखिए, 80C, जो 80C बात करता है, मेनली गवर्नमेंट के कहना है कि अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं या कुछ एक्सपेंसेस करते हैं ड्यूरिंग द ईयर, तो हम आपको उसके ऊपर कुछ डिडक्शन देंगे। मतलब जब आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न सबमिट करेंगे तो आपके टैक्स लायबिलिटी के बर्डन को थोड़ा कम कर देंगे। कब? जब आप अपना इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंसेस हमारे सर्टेन लिमिट या हमारे अंडर सेक्शन के थ्रू कुछ आप क्या करेंगे, काम करेंगे। तो 80C एक सेक्शन है जहां कहता है कि 1.5 लाख तक का लिमिट है, मतलब 1.5 लाख तक का इसमें क्या है, आपका डिडक्शन मिलता है, टैक्स का बर्डन आप कम कर सकते हैं। लेकिन कैसे? तो ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट है, कौन सा एक्सपेंसेस है जिसे करने से आपको 1.5 लाख तक की लिमिट का आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो देखिए, जैसे आप ईपीएफ, प्रोविडेंट फंड जो है वो दो तरह के होते हैं, ईपीएफ और एक होता है पीपीएफ। तो ईपीएफ हो या पीपीएफ हो, अगर उसमें आप ईयरली 1,50,000 तक अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो इनकम टैक्स का जो रिटर्न सबमिट होगा, तो आप अपने इनकम में से ये 1.5 लाख का जो है एग्जम्पशन है, जो आपने इन्वेस्टमेंट के तौर पे किया है गवर्नमेंट के फंड में, ये आप माइनस कर सकते हैं। ये पहला चीज। दूसरा, अगर आप एलआईसी का प्रीमियम सबमिट करते हैं, या तो अपना इंडिविजुअल, या तो आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है, चाहे स्पाउस हो, चिल्ड्रन हो, या फैमिली मेंबर में मदर और फादर हो, तो आप उनके एलआईसी का प्रीमियम भी अपने इनकम में से डिडक्ट कर सकते हैं, और उसकी लिमिट भी 1.5 लाख। साथ ही साथ अगर आपके बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, तो आप उनकी ट्यूशन फीस भी माफ करवा सकते हैं अंडर सेक्शन 80C। इसका भी लिमिट कितना है? तो 1.5 लाख। उसके साथ एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, उसी तरह से अगर आप एफडी करते हैं, या सुकन्या समृद्धि योजना करते हैं, या 5 ईयर से रिलेटेड कोई एफडी करते हैं, या म्यूचुअल फंड करते हैं ईएलएसएस फंड के नाम से, या पोस्ट ऑफिस में कोई ऐसे डिपॉजिट करते हैं, तो ऐसे सारे इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं और उसकी जो प्रीमियम होती है वो अगर 1.5 लाख तक होती है ईयरली, तो ये 1.5 लाख आपको आपके इनकम टैक्स रिटर्न में से जो ग्रॉस टोटल इनकम होगी उसमें से डिडक्ट हो जाएगी, और इसके ऊपर फिर आपकी टैक्स लायबिलिटी इंपोज होगी। अब इसमें एक चीज देखिएगा, यहाँ लोन प्रिंसिपल भी है। अगर आप होम लोन लेते हैं, और होम लोन सपोज कीजिए अगर आपने 20 लाख का लोन लिया है, तो उसका एक ईएमआई आ जाएगा 15,000 रुपया। एक जस्ट एवरेज के तौर पे बता रहा हूँ, अगर 15,000 का ईएमआई आता है तो ईयरली आपको कितना देना होता है? 1,80,000 प्रीमियम। अब 1,80,000 अगर आप ईयरली होम लोन का पेमेंट करते हैं,
तो वो 15,000 टोटल तो पूरा प्रिंसिपल या इंटरेस्ट नहीं है, उसमें कुछ ऐसे पोर्शन होंगे जो इंटरेस्ट होंगे और कुछ ऐसे पोर्शन होंगे जो प्रिंसिपल होंगे। तो समझ के चलिए प्रिंसिपल जो होगा वो 5,000 होगा और इंटरेस्ट का जो पोर्शन होगा वो 10,000 होगा, क्योंकि इनिशियली बैंक जो है वो आपसे इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करती है, प्रिंसिपल कम चार्ज करती है। तो 15,000 का ईएमआई में 10,000 पकड़ के चलिए आपका इंटरेस्ट है और 5,000 आपका प्रिंसिपल है। तो 10,000 इंटू अगर हम लोग 12 करते हैं तो 1,20,000 होता है और 5,000 इंटू अगर 12 करते हैं तो 60,000 होता है। तो 60,000 टोटल आपका प्रिंसिपल होगा और 1,20,000 आपका इंटरेस्ट होगा। तो ये जो 60,000 प्रिंसिपल है ये भी आप अंडर 80C आप डिडक्ट कर सकते हैं। मतलब एक दूसरे तौर पे अगर देखें तो पूरा का पूरा 1,80,000 जो 15,000 ईएमआई पेमेंट करते हैं वो पूरा ही डिडक्ट होता है, लेकिन प्रिंसिपल वाला जो पार्ट है वो अंडर 80C जाता है और इंटरेस्ट वाला जो पार्ट है वो अंडर 24B में जाता है। समझ गए? तो कहने का मतलब ये है कि 80C का जो सेक्शन है अपना वो टोटल लिमिट ही है 1.5 लाख का। मतलब अंडर सेक्शन 80C आप टोटल 1.5 लाख का बेनिफिट ले सकते हैं। चाहे इन्वेस्टमेंट आप कितना ही क्यों ना करें, 1 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, कुछ भी कर ले, लेकिन इन सारे को मिलाकर या किसी एक में भी अगर आप 1.5 लाख का लिमिट आप क्रॉस करते हैं तो टोटल आपको 1.5 लाख ही मिलेगा। चाहे आप एक में करें या टोटल मिला के करें, लिमिट 1.5 लाख ही है। समझ गए? एम आई क्लियर? चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। 80D 80D क्या कहता है? मेडिक्लेम का नाम सुनते होंगे आप। तो बोलता है अगर हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपका है और हेल्थ इंश्योरेंस का अगर आप प्रीमियम सबमिट करते हैं, जमा करते हैं, और अगर दो तरीके से, अगर ये आपने इंडिविजुअल या आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है उसका या आपके पेरेंट्स जो सीनियर सिटीजन है, अगर इन तीनों क्राइटेरिया को अगर आप फॉलो करते हैं और हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपकी लिमिट बन जाती है 25 के और एक होती है 50 के। 25 के बनती है इंडिविजुअल और डिपेंडेंट के ऊपर। सपोज कीजिए आप इंडिपेंडेंट हैं, एक पेरेंट्स है और आपके स्पाउस या चिल्ड्रन है, तो आपकी पत्नी और आपके बच्चे ये टोटल मिला के आपको 25,000 की मेडिक्लेम पे जो आप प्रीमियम जब सबमिट करते हैं ईयरली, इसका आपको क्लेम मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80D। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है और उनके बिहाफ में भी अगर आप प्रीमियम पेमेंट करते हैं तो ये लिमिट एक्सीड होके हो जाएगी 50। ये 50 सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए है और 25 आपके इंडिविजुअल के लिए। अगर दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये टोटल हो जाएगा 75 के। इसके बाद भी आपको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के नाम पे 5,000 का आपको अलग से डिडक्शन मिलता है और 20,000 एक्स्ट्रा डिसेबिलिटी के कारण में मिलता है। मतलब टोटल 1 लाख का मिलता है। लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको समझा दूं, 25,000 एक इंडिविजुअल करता है जो नॉर्मली, और सीनियर सिटीजन के लिए 50 के जो है वो इंडिविजुअल उनका है। तो ये दोनों आपका 80D के अंदर आता है। जो अपना हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम डिपॉजिट करते हैं उसके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो आपको इनकम टैक्स रिटर्न में एज ए डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। 80C और 80D जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और मैक्सिमम टैक्स पेयर इन दोनों को क्लेम करते हैं। ये आपका लिमिट समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करेंगे 80E। 80E कहता है एडुकेशन लोन। अब मान लीजिए कोई बच्चे अगर हायर एडुकेशन के लिए बैंक से अगर लोन लेते हैं तो उसका जो इंटरेस्ट बनता है वो भी आपके इनकम टैक्स रिटर्न से डिडक्ट हो जाते हैं। अब इसका जो एक महत्वपूर्ण चीज है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। जिस सर्टेन लिमिट 80C में मैंने आपको बताया था कि 1.5 लाख होता है, या 80D में 25 के या 50 के होता है। 80E में एडुकेशन लोन के ऊपर कोई लिमिट फिक्स नहीं है। मतलब एक बंदा अगर कोई लोन लेता है 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, उसके ऊपर अगर उसका कुछ EMI आता है, उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट पोर्शन बनेगा उस इंटरेस्ट पोर्शन का कोई लिमिट नहीं है। जैसे कि होम लोन में लिमिट है 2 लाख तक का ही इंटरेस्ट आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आप 1 करोड़ का घर लेते हैं, आप सोचेंगे 5 लाख रुपया इंटरेस्ट चला गया, पूरा का पूरा क्लेम कर लें, ऐसा नहीं मिलेगा। सिर्फ 2 लाख ही इंटरेस्ट आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन एडुकेशन लोन के ऊपर, हायर एडुकेशन लोन के ऊपर कितना भी आप अगर लोन लेते हैं उस पर कितना भी अगर इंटरेस्ट बनता है तो वो लिमिट क्या है? फिक्स नहीं है, नो लिमिट है। मतलब आप पूरा का पूरा क्लेम कर सकते हैं। समझ गए? नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे हम 80G। अब 80G बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत लोग फंसते भी हैं, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों को नोटिस भी आता है। ये है डोनेशन। अब डोनेशन वेराई करता है किसके ऊपर? चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के ऊपर या ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। 2-3 तरह के डोनेशन होते हैं। आप अगर बीकॉम में थे तो पढ़े होंगे। एक होते हैं 50% वाले, एक होते हैं 100% वाले, और एक होते हैं कैश वाले। तो कैश वाले मैक्सिमम होते हैं 2,000। तो 2,000 से ज़्यादा आप उसमें क्लेम कर नहीं सकते हैं। इसीलिए कभी भी अगर आप इनकम टैक्स या अपना PL बैलेंस शीट बनाते हैं तो ध्यान रखिएगा, डोनेशन अगर आप कैश में 2,000 से ज़्यादा लिखते हैं तो वो डिसेबल हो सकता है अगर आप ऑडिट के दायरे में आते हैं तो कैश में 2,000 की लिमिट है। और यही अगर आप ये 2,000 हो गया कैश का, और दूसरा आता है 50%
और एक आता है 100%। अब देखिए ये 50% और 100% जो है, 100% होते हैं जितने भी पीएम केयर फंड होते हैं, माने प्रधानमंत्री लेवल, जो नेशनल रिलीफ टाइप के फंड होते हैं। और जो सीएम मतलब स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे अगर कोई आप ऑर्गेनाइजेशन या चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में कुछ आप डोनेट करते हैं तो आपको 100% क्लेम मिलता है। सब कुछ कीजिए, आप अगर आप 1 लाख रुपए अगर डोनेट किए हैं अगर नेशनल रिलीफ फंड से या पीएम केयर फंड से या सीएम केयर फंड से, मतलब स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे अगर कोई आप ऐसा चैरिटी करते हैं, डोनेशन करते हैं, वहाँ आपको 100% क्लेम मिल जाएगा। लेकिन उसके अलावा अगर आप किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट को अगर उसके साथ साथ आप रिलीजियस इंस्टीट्यूट को या किसी एजुकेशनल हब को या किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को आप अगर डोनेट कर रहे हैं जो कि समाज सेवा में काम आते हैं, सोशल वेलफेयर में अपने वर्क को लगाते हैं, वहाँ आपको 50% क्लेम मिलेगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हम 1 लाख रुपया डोनेट करते हैं तो क्या उसका 50,000 रुपया मिल जाएगा? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसमें एक क्राइटेरिया है 10% ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर मतलब सपोज कीजिए आपका एग्रीगेट टर्नओवर एग्रीगेट टोटल इनकम जो होता है वो साल का होता है 7 लाख रुपया। अब 7 लाख का 10% एग्रीगेट टोटल इनकम, टर्नओवर नहीं, एग्रीगेट टोटल इनकम, एग्रीगेट टोटल इनकम आपका साल का होता है 7 लाख रुपीज। उसका 10% होता है 70,000 रुपया। और आपने एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को 1 लाख रुपया का डोनेशन किया और उसका क्राइटेरिया है 50%, तो 50% 1 लाख के ऊपर नहीं है। आप जो एग्रीगेट टोटल इनकम था आपका 7 लाख रुपया, उसका जो 10% होता है 70,000 रुपया, उस 70,000 के ऊपर 50% मतलब कितना हो गया वो 35,000। तो आपका 1 लाख का अगर डोनेट करते हैं तो क्लेम कितना कर सकते हैं आप? 35,000 का। एम आई क्लियर? लेकिन अगर 100% अगर क्लेम करना है तो किसमें कर सकते हैं? अगर आप नेशनल लेवल पे कोई आप चैरिटी करते हैं या स्टेट लेवल पे कोई चैरिटी करते हैं जो पीएम केयर फंड, सीएम केयर फंड के थ्रू होता है, वहाँ आप 100% क्लेम कर सकते हैं। लेकिन बाद बाकी उसके अलावा अगर कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है या एजुकेशनल हब है या कोई भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो लोकल बॉडीज़ में होते हैं जहाँ लोग सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, वहाँ जो 50% की लिमिट है वो एग्रीगेट टोटल इनकम के 10% के ऊपर 50% है। एम आई क्लियर? चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम लोग 80TTA और 80TTB। ये होता है इंटरेस्ट इनकम। इसमें भी दो लिमिट है, एक होता है 10 के और एक होता है 50 के। अगर आप इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअल मतलब बिलो 60 ईयर्स के हैं, तो आपका जो बैंक से इंटरेस्ट आएगा या डिपॉजिट से इंटरेस्ट आएगा, डिपॉजिट मतलब अगर आप कोई आरडी करते हैं, एफडी करते हैं, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आप मिलता है, अगर आप बिलो द 60 ईयर्स हैं तो आपको 10,000 तक की रिबेट मिलती है। मतलब 10,000 तक आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके ऊपर अगर इंटरेस्ट आता है तो वो टैक्सेबल कैटेगरी में आएगा। वही अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, मतलब अगर आपका एज एवब 60 ईयर है, तो आपके लिए लिमिट हो जाएगी 50 के और इसके ऊपर आपका क्या आ जाएगा, वो टैक्स के दायरे में आ जाएगा, उसके ऊपर आपका टैक्सेबल इनकम हो जाएगा। अब द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये 80U। 80U वेराई करता है डिजेबिलिटी के ऊपर। बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं या डिजेबल होते हैं, लेकिन इनके ऊपर जो एक्सटेंशन होती है ये कोई फिक्स नहीं है। मतलब कौन सा पर्सन कितना डिजेबल है ये फिक्स करना मुश्किल होता है, इसके लिए मेडिकल अथॉरिटी है। तो मेडिकल अथॉरिटी के थ्रू अगर कोई डॉक्टर ये प्रिस्क्राइब कर दे कि ये पर्सन 40% डिजेबल है या 60% डिजेबल है या 80% डिजेबल है या 100% डिजेबल है, उस कैटेगरी के आधार पर आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। तो यहाँ कोई लिमिट फिक्स नहीं है, यहाँ एक परसेंटेज फिक्स है जो मेडिकल अथॉरिटी तय करेगी कि एक इंडिविजुअल कितना % डिजेबल है। तो ये वेराई करता है उस परसेंटेज के ऊपर। तो आई होप डिडक्शन का जो वीडियो है 80C से लेकर 80U अभी तक आपने बुक में पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन आज आपने पूरा समझा है कि 80C से लेकर 80U का डिडक्शन किस किस दायरे में और कितना मिलता है। मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा, उसके पहले नेक्स्ट फिर एक बार देख लेते हैं एग्जाम्पशन का कैटेगरी। डिडक्शन मैंने समझाया कि टोटल इनकम में से माइनस करने से आपका टैक्स बर्डन कम करता है, लेकिन एग्जाम्पशन ये तो पूरा टोटल इनकम ही खत्म कर देता है। मतलब इनकम को ही एग्जाम्प्ट कर देता है, तो टैक्स की नौबत ही नहीं आती, ना लायबिलिटी की नौबत आती है। अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पशन हैं अंडर सेक्शन 10 में, लेकिन सारे एग्जाम्पशन को पढ़ना और याद रखना ये भी मुश्किल है। इसलिए जो सेलेक्टिव, जो आपके काम आने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न के दौरान, उसे मैंने लिखा है और उसी को समझाऊंगा। देखिए पहला होता है एग्रीकल्चर इनकम। लास्ट वीडियो मैंने एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर एक पूरा वीडियो बनाया था कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होता है, वहाँ से जो इनकम होती है वो कैसे काम करती है, और ये भी बताया था कि एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स इनकम टैक्स एक्ट में एग्रीकल्चर इनकम को फुल्ली क्या कर दिया गया है, एग्जेम्प्ट कर दिया गया।
ये आता है सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अब एग्रीकल्चर इनकम में मैंने आपको कल बताया था कि एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए, वहां से कुछ कल्टीवेट होना चाहिए, उससे जो इनकम होगा वही एग्जेम्प्ट होगा। ये नहीं कि एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर फार्म हाउस बना लेते हैं, वहां से एक रेंट लेते हैं और उससे हम इंजॉय करते हैं और इसे हम इनकम टैक्स में दिखा देंगे कि एग्रीकल्चर इनकम है। ये नहीं, एग्रीकल्चर इनकम मतलब ऑलरेडी वो एक एग्रीकल्चर लैंड हो, उस पर एग्रीकल्चर ऑपरेशन होता हो, मतलब कल्टीवेट और क्रॉप्स होता हो, लाइव स्टॉक होता हो, कोई फार्मिंग होता हो, फिश फार्मिंग होता हो, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, उसके ऊपर वहां से अगर कोई इनकम अर्न होती है तो वो क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट अच्छा, इसमें कोई एग्जेम्प्ट मतलब पूरा एग्जेम्प्ट, कोई लिमिट फिक्स नहीं रहता है, आप कितना भी इनकम अर्न कीजिए वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जहां लिमिट होगा वही मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 10 सब सेक्शन 5 लीव ट्रैवल अलाउंस। आपको शॉर्ट में फॉर्म 16 जब मिलता होगा सैलरीड पर्सन को तो लिखा रहेगा LTA, मतलब लीव ट्रैवल अलाउंस। ठीक है, ध्यान देते जाइएगा आप लोग भी। लीव ट्रैवल अलाउंस तो बेसिक सैलरी स्लिप जो मिलेगा उसमें LTA लिखा होगा, लीव ट्रैवल अलाउंस हो सकता है नहीं मेंशन किया हो, तो आप समझिएगा इसमें भी एक सर्टेन कंडीशन होते हैं, वो आपको फॉर्म 16 के माध्यम से मिल जाएगा। और कुछ पार्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, एग्जेम्प्ट होते हैं। अब लीव ट्रैवल अलाउंस भी जो होते हैं वो ईयर में 2 बार ही। अब मान लीजिए अगर लीव ट्रैवल अलाउंस देने लगे तो ऐसा पता चला कि एक बंदा हर मंथ ही घूमता है फॉरेन, तो इस हिसाब से उसका पूरा पूरा का पूरा इनकम ही एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसलिए ईयर में वंस मतलब ईयर में 2 टाइम्स, मतलब 2 टाइम्स इन ईयर अगर कोई बाहर जाता है तो उसका जो प्लेन का एक्सपेंसेस आता है, या अगर फेयर अगर कोई विद इन इंडिया डोमेस्टिक में ही रहता है, अगर ट्रेन का एक्सपेंसेस हुआ, बस का फेयर हुआ, सबका एक रिसिप्ट होना चाहिए, होटल का फेयर होना चाहिए। तो 2 इन ईयर आप अगर वो ट्रेवल करता है तो उससे वो उसका अलाउंस एग्जेम्प्ट वो करवा सकता है अपने इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, इसका एक सर्टेन कंडीशन था, जिसमें कंडीशन रहेगा उसमें स्टार मार्क मैं कर दे रहा हूँ, और इसके डिटेल हम लोग जब धीरे धीरे आगे वीडियो बनाते जाएंगे उसमें समझते जाएंगे। समझ गए, एग्रीकल्चर इनकम फुली एग्जेम्प्ट है, लेकिन लीव टू अलाउंस में सर्टेन कंडीशन है, साल में 2 बार का ही खर्चा माफ होता है। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस ये होते हैं इन शॉर्ट HRA। आप बेसिक जो फॉर्म 16 मिलेगी या आपको सैलरी स्लिप मिलेगी उसमें ये मेंशन होगा HRA। तो HRA में भी फुल एग्जेम्प्ट नहीं है, इसमें भी कुछ सर्टेन कंडीशन है। इसमें मैं भी स्टार मार्क मैं कर देता हूँ, सेक्शन 10 13A, सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A में ये मेंशन है। HRA में भी 3 कंडीशन है कि आप मेट्रो सिटी में रहते हैं कि नॉन मेट्रो में रहते हैं। मेट्रो में रहेंगे तो 50%, नॉन मेट्रो में रहेंगे तो 40%। फिर आपने रेंट कितना पेमेंट किया है, आपका टोटल इनकम का 10% कितना होता है, विच एवर इज लोअर का जो कैटेगरी फॉल करेगा आफ्टर द कैलकुलेशन, वही चीज पार्ट क्या होगा आपका एग्जेम्प्ट होगा। समझ गए, इसका एक कैलकुलेशन है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो जब इनकम टैक्स की पूरी समरी करेंगे, जब इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे उस वक्त समझेंगे। अभी आपको नॉलेज के तौर पर समझा रहे हैं कि कहाँ कहाँ डिडक्शन एग्जाम्पशन होता है और कैसे होता है। तो HRA समझ गए, विच एवर इज लोअर का कंसेप्ट चलता है, सर्टेन कंडीशन होता है, मेट्रो सिटी में रहते हैं कि नॉन मेट्रो में रहते हैं, रेंट कितना पेमेंट करते हैं, आपका ग्रॉस टोटल इनकम सैलरी कितना है, उसका 10% कितना होता है, ये सारे कैलकुलेशन करने के बाद विच एवर इज लोअर का कंसेप्ट लगेगा और वो वाला पार्ट आपका इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं ग्रेजुएटी। ग्रेजुएटी में भी सर्टेन कंडीशन है, लेकिन ये बहुत अच्छा कंडीशन है, जितना लिमिट है वो लिमिट शायद ही कोई जल्दी फुलफिल करे, एक आम आदमी, बड़े लोग तो कर लेते हैं। ग्रेजुएटी में है कि लास्ट 5 ईयर्स से अगर आप कहीं पे एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं और आप एज ए एम्प्लॉय हैं और आपका एम्प्लॉयर ये मान रहा है एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से, ग्रेजुएटी एक्ट के हिसाब से, कि आप लास्ट 5 ईयर से उसके पास आप काम कर रहे हैं। अब काम करते वक्त जब आप रिटायरमेंट लेते हैं या आपकी डेथ हो जाती है या आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है, 3 चीज़, या तो रिटायरमेंट, या तो डेथ, या तो टर्मिनेशन, ये तीनों अगर होता है और कंटिन्यू 5 साल से आप उनके पास अगर काम कर रहे हैं तो एज पर द ग्रेजुएटी एक्ट आपको जितना भी ग्रेजुएटी वो लमसम के रूप में दे, उसका एक कैलकुलेशन होता है कि जितना सैलरी होगा इंटू 12/56, सर्टेन कैलकुलेशन है, वो हम लोग आगे समझेंगे। लेकिन एक कैलकुलेशन करने के बाद जो अमाउंट लमसम अमाउंट पकड़ के चलिए 7 लाख रुपया या 10 लाख रुपया आपको दिया जा रहा है, तो वो पार्ट पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो आप बोलेंगे इसमें लिमिट क्या है, फिर तो इसमें लिमिट है 20 लाख, मतलब मैक्सिमम ग्रेजुएटी कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कितना दे सकता है, दे तो बहुत सकता है, लेकिन एम्प्लॉय के बिहाफ में, एम्प्लॉय की इनकम टैक्स रिटर्न में वो 20 लाख तक ही एग्जाम्प्ट होगा। अगर उसको सपोज कीजिए 25 लाख मिल गया तो रिमेनिंग का 5 लाख उसका टैक्सेबल होगा, 20 लाख ही एग्जाम्प्ट होगा। समझ गए, इसमें कोई डाउट? ग्रेजुएटी में ये बहुत कॉमन है लेकिन आता है बहुत। इससे रिलेटेड ही आता है डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी।
यही सेम समझिए, जो ग्रेजुएटी में मैंने समझाया वही डेथ कम रिटायरमेंट में भी है, क्योंकि 3 कंडीशन मैंने आपको बताया, या तो रिजिग्नेशन, या तो डेथ, या तो टर्मिनेट। इस तीनों के माध्यम में अगर लास्ट 5 ईयर से वो काम कर रहा है तो एज पर ग्रेजुएटी एक्ट जितना भी उसे ग्रेजुएटी दिया जाता है लमसम अमाउंट में, क्योंकि ग्रेजुएटी लमसम अमाउंट में दिया जाता है, तो जो भी होगा 10 लाख 15 लाख वो पूरा एग्जाम्ड होगा। लेकिन अगर वो मान लीजिए 20 लाख को एक्सीड करता है ग्रेजुएटी अमाउंट, तो रिमेनिंग का टैक्सेबल हो जाएगा। समझ लिए। नेक्स्ट पहुंचते हैं हम लोग कंप्यूटेटेड पेंशन। अब पेंशन स्कीम जो होता है, पेंशन स्कीम भी क्या होता है, ये एग्जाम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10(10)(a) में, लेकिन इसमें भी कुछ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन है जस्ट लाइक ग्रेजुएटी, लेकिन मोर और लेस समझिए ये पूरा क्या होता है आपका एग्जाम्प्ट ही होता है। इसमें भी ग्रेजुएटी की तरह 20 लाख रुपया ही है लिमिट। समझ गए। तो पेंशन इनकम भी जो आएगा आपका वो भी आपका एग्जाम्प्ट कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम द साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन। अब आपको ये क्या लगता है कि अगर कोई देश के लिए साइंटिफिक काम करेगा तो क्या उसे गवर्नमेंट इनकम उसकी इनकम पे चार्ज लेगी? नहीं। तो साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन के पास जो भी पैसे आते हैं, चाहे वो कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूट डोनेशन से आए, फंड से आए, तो वो सारे इनकम अगर सिर्फ साइंटिफिक कामों में लगता है, साइंटिफिक रिसर्च के कामों में लगता है, तो वो सारे इनकम को क्या माना जाएगा? एग्जेम्प्ट माना जाएगा। एम आई क्लियर? तो इनकम फ्रॉम साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन जो सेक्शन 10 सब सेक्शन 21 में आता है, अगर उस एसोसिएशन के पास जो भी इनकम आ रही है, चाहे वो डोनेशन के रूप में हो, जितने भी क्रेडिट हो रही है, और सारे क्रेडिट का अगर हिसाब किताब वो साइंटिफिक रिसर्च कामों में लगाता है, तो वो सारे काम क्या हो जाएंगे? एग्जाम्प्ट। अगर वो नहीं लगाता है तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा। समझ गए? इसका सिंपल कहानी यही था। डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी समझा दिए। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम लोग इनकम अर्न बाय द डिप्लोमेट्स। डिप्लोमेट्स का मतलब समझते हैं आप लोग? डिप्लोमेट्स का मतलब होता है मध्यस्थता, राजनयिक काम। मतलब एक देश से दूसरे देश के बीच में अगर हम बात करते हैं तो उसमें कुछ अगर सुलह करा सके तो उसके लिए जो गवर्नमेंट फीस देती है उसे कहते हैं अर्निंग फ्रॉम द डिप्लोमेट्स। मतलब हमने कुछ अच्छा काम करा, दो देशों के बीच में बैठ के मध्यस्थता करवाया है, उसके लिए जो इनकम मिली है उसे कहते हैं इनकम अर्न बाय द डिप्लोमेट्स। समझ गया? अब ये डिप्लोमेट्स कौन करता है? हर एक आदमी कर सकता है क्या? नहीं। जो गवर्नमेंट से रिलेटेड लोग हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के स्टाफ हो या जज हो या बड़े सिविल सर्विसमैन हो, वो लोग ये डिप्लोमेट का काम करते हैं, और उसको उसके लिए उसमें एक फीस मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो एक इनकम उनके लिए क्या हो जाती है? एग्जाम्प्ट हो जाती है। तो ये अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 में आती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक। मैंने आपको पहले बताया डिडक्शन के रूप में कि एक इंडिविजुअल जो बिलो 60 ईयर्स है उसके इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक से कितना एग्जाम्प्ट है? 10,000। लेकिन अगर वो एबव 60 ईयर्स होता है तो कितना हो जाएगा? 50,000। समझ गए? इसका मतलब क्या हुआ कि ये 10K के ऊपर जाएगा तब ना टैक्सेबल होगा, और 50K के ऊपर जाएगा तब टैक्सेबल होगा। इसका मतलब ये बिलो अगर 10K हो या 50K हो तो वो क्या माना जाएगा? एग्जाम्प्ट माना जाएगा। समझ गए? तो ये कंडीशन को थोड़ा कंपेयर करते रहिएगा। नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम द म्यूचुअल फंड। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के थ्रू अगर बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो बैंकिंग तौर पे, एनबीएफसी के तौर पे, एडुकेशन हब के तौर पे जो रजिस्टर्ड होते हैं, जो म्यूचुअल फंड के तौर पे काम करते हैं, ईएलएस फंड के तौर पे काम करते हैं, उनसे जो इनकम आता है वो भी एग्जाम्प्ट कैटेगरी में माना जाता है। ये आता है सेक्शन 10 सब सेक्शन 23D। समझ गए? फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इनकम फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी। आपने इसके ऊपर कुछ दिन पहले, मतलब साल भर पहले, न्यूज में बहुत सारे एक बवाल टाइप में सुना होगा, इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसके ऊपर बहुत सारी पार्टियां अपने आप में डिबेट कर रही थी कि ये नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। जिस पार्टी को बेनिफिट मिलता है वो बोलता है ये होना चाहिए, जिस पार्टी को कम बेनिफिट मिलता है वो बोलता है नहीं होना चाहिए। तो ये होता है इनकम फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी। इसका क्यों बॉन्ड होता है, ये सब बवाल हुआ था। इसके अंदर जो भी पार्टी रजिस्टर्ड होती है उससे अगर कोई भी डोनेशन मिलता है वो 100% एग्जाम्प्ट होता है। अंडर सेक्शन 13A वो 100% क्या होता है? एग्जाम्प्ट होता है। तो अब सपोज कीजिए किसी भी पार्टी को, XYZ जो भी पार्टी हो, अगर उसे साल भर में 100 करोड़ रुपया का फंड मिला है किसी भी पार्टी से, वो इनकम को वो कहीं भी खर्च कर रही है, किसी से कोई अकाउंट्स का लेना देना नहीं है, तो उसके लिए तो बेनिफिट हुआ, और उसे इनकम टैक्स रिटर्न में क्या माना जाएगा? पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट। इसी के कारण जो अपोजिशन पार्टी होती है वो इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे उनसे डिबेट ये करती है कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू काम कीजिए। अब इलेक्टोरल बॉन्ड में भी क्या होता है? सिर्फ नाम मेंशन होता है, उसका डिटेल मेंशन ही नहीं होता है। इससे क्या होता है? सामने वाली पार्टी को कोई पकड़ नहीं पाता है। इसके ऊपर भी एक वीडियो शायद मैंने बनाई थी। अगर आपको प्रॉब्लम लगेगी और समझने में अगर आसानी हो, अगर आपको लगता है कि बनना चाहिए तो आप बताइए, हम बना देंगे इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर।
तो ये समझ ले फिलहाल जो पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी डोनेशन मिलता है वो क्या होता है, 100% फ्री होता है, वो भी एग्जेम्प्ट होता है। फिर नेक्स्ट समझिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड हॉस्पिटल। अब कोई जो शिक्षा संस्थान होती है, जो अस्पताल होते हैं, इन्हें जो इनकम मिलती है वो भी क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है अंडर द कैटेगरी सेक्शन 1023C, और इन्हें होना भी चाहिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जहां हमें लगता है कि होना भी चाहिए। नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम द लोकल अथॉरिटी। जो लोकल अथॉरिटी होते हैं जस्ट लाइक पंचायत, कॉर्पोरेशन, लोकल बॉडीज जो गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, जो आपके डे टू डे लाइफ या लोकल एरिया के जो सारे काम करते हैं, उनका जो इनकम आता है वो भी एग्जेम्प्ट होता है। तो उनका इनकम होता क्या है, सपोज कीजिए कि एरिया है, तो एरिया में अगर कोई बिल्डिंग बन रही है तो उसका जो टैक्स आएगा, प्रॉपर्टी टैक्स, वो कौन लेगी, लोकल बॉडी। कोई लोकल बिजनेस में कर रहे हैं तो उनका जो टैक्स बनेगा, ट्रेड लाइसेंस बनेगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोफेशनल टैक्स करेंगे, उससे जो इनकम आएंगे वो कौन लेंगे, लोकल बॉडीज। तो ये सारे इनकम होते हैं उनके, ये जरिया है, उनका सोर्स ऑफ इनकम है, और ये सारे सोर्स ऑफ इनकम उनके क्या है, एग्जेम्प्ट है एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। तो लोकल जो बॉडीज होते हैं, चाहे म्यूनसिपल हो, कॉर्पोरेशन हो, पंचायत हो, उन्हें जो इनकम मिलती है ये सारे कामों से, वो उनका एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है। अब सबसे जो एक अनोखा और सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो है इनकम ऑफ न्यूज एजेंसी, जो सेक्शन 1022 में मेंशन है। ये बेचारे इनकम फ्रॉम द न्यूज एजेंसी, इसे लास्ट फिनेंशियल ईयर 22-23 तक जो भी इनका इनकम होता था ये सारे एग्जेम्प्ट हुआ करते थे। लेकिन फिनेंशियल ईयर 23-24 से, मतलब असेसमेंट ईयर 24-25 से, इनका जो भी इनकम होगा उसे अब टैक्सेबल माना गया है। मतलब जो इनका एग्जेम्प्ट कैटेगरी में ये फॉल करते थे उसे गवर्नमेंट ने एबोलिश कर दिया, मतलब हटा दिया। अब रीजन ये था क्योंकि इनका काम जो था वो फेयर नहीं हुआ होता था। अब सब ऐसे ही जाता है कि मीडिया का जो काम है जल्दी ज़्यादा फेयर होता नहीं है, तो इन्हें जो भी इनकम मिलता था पहले तो वो एग्जेम्प्ट हुआ करता था, लेकिन असेसमेंट ईयर 24-25 से, मतलब फिनेंशियल ईयर 23-24 से, अब इनका जो भी इनकम है वो क्या हो रहा है, टैक्सेबल हो रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस किया, ये एग्जाम की कैटेगरी में नहीं आएंगे, लेकिन ये पहले हुआ करते थे, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे रखा है। बस अब ध्यान दीजिएगा, अब ये एग्जाम कैटेगरी में नहीं है, अब ये टैक्सेबल है। ठीक है, लास्ट 2 ईयर से ये टैक्सेबल इनकम है। तो आई होप इंडियन टैक्सेशन लॉ के ऊपर जो डिडक्शन और एग्जेम्पशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो एज अ टैक्स पेयर बहुत ही नीडफुल होते हैं उन्हें, उसके ऊपर समझाने में मैं आपके लिए कुछ कामयाब हूँ। और चैप्टर 3 के ऊपर से एक बार आपको क्विक रिवीजन दे दूं कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से लेकर 80TU तक ये समझाया है कि जो भी आप इनकम करते हैं, ये डिडक्शन आपके इनकम को माइनस करने का काम करती है, मतलब टैक्स बर्डन कम करने का, मिनिमाइज करने का काम करती है। लेकिन एग्जेम्पशन क्या करती है, ये आपका इनकम को ही रिमूव कर देती है, उसके ऊपर कोई टैक्स बर्डन की नौबत ही ना आए। तो डिडक्शन में क्या था, 80C से लेकर 80U, 80C में 1.5 लाख की लिमिट थी, सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, ये सारे इन्वेस्टमेंट और ये सारे एक्सपेंसेस करने से। कोई एक करे या टोटल करे, लेकिन लिमिट 1.5 लाख ही रहेगी, समझ गए। सिमिलरली 80D में था मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस से 25 के और 50 के दोनों मिला के 75 के भी हो सकता है, मोर और लेस 1 लाख भी हो सकता है, विद द सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। 80E में कोई लिमिट नहीं है, अगर आप हायर एजुकेशन के लिए अपने आप को लोन लेते हैं, उसके लिए जो भी इंटरेस्ट होगा, कोई इंटरेस्ट के ऊपर लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे लोन लीजिए, उसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट कीजिए और सारे इंटरेस्ट को इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर लीजिए, आपका जो इनकम है वो माइनस हो जाएगा। 80G होता है डोनेशन, ये भी वेराई करता है 100%, 50%, 100% जो नेशनल लेवल, स्टेट लेवल के ऊपर होता है, 50% जो लोकल बॉडी या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या एजुकेशनल हब को आप करते हैं, उसमें भी 10% क्राइटेरिया है, जितना आपका इनकम होगा उसका जो 10% होगा उसके ऊपर 50% वाला काम चलेगा, समझ गए। 80TTA और 80TTB आपका इंटरेस्ट के बारे में बात करता है कि सेविंग बैंक से या डिपॉजिट से आपको इतना इंटरेस्ट मिलता है, अगर बिलो 60 ईयर्स है तो 10,000 की लिमिट है, और एबव 60 ईयर्स है तो 50 के, समझ गए। सिमिलरली 80U जो है वो डिजेबिलिटी के ऊपर है कि आप कितने डिसेबल हैं, और ये तय कौन करेगा, तो मेडिकल अथॉरिटी के मेडिकल डॉक्टर जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, ये डिजेबल तय करेंगे कि आप 10% है कि 20% है कि 40% है कि 100% है, और इसके बेसिस पे गवर्नमेंट आपको डिडक्ट करेगी, क्या करेगी, इनकम टैक्स से। अब एग्जेम्पशन में मैंने आपको बताया था सेक्शन 10 इनकम टैक्स एक्ट में जो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है वो एग्जेम्पशन का बात करता है। वो एग्रीकल्चर इनकम हो या लिव्ड अलाउंस हो या हाउस रेंट अलाउंस हो, ग्रेजुटी हो, कंप्यूटेड पेंशन हो, इनकम फ्रॉम द साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन हो, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी हो, इनकम अर्न बाय द डिप्लोमैट्स हो, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक हो, म्यूचुअल फंड हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो या हॉस्पिटल हो, इनकम फ्रॉम द लोकल अथॉरिटी हो, ये सारे एग्जाम्प्ट हैं सिवाय न्यूज एजेंसी। अब ये टैक्सेबल है, अब ये एग्जाम्प्ट कैटेगरी में नहीं आता है। तो होपफुली आपको ये दोनों डिडक्शन और एग्जेम्पशन का चैप्टर समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ क्वेरी हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।